नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने सी ए न्यू सिलेबस के व्यू पॉइंट्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ऑलरेडी मैंने दो वीडियो इसके ऊपर अभी तक बना चुके हैं। एक में पूरा एनालिसिस आपको दिखाया था कि क्या है न्यू सिलेबस। सेकंड में आपको समझाया था कि डिग्री के 4 स्पेसिफिक ट्रेड्स होने चाहिए कहीं पर भी, कोई भी डिग्री के, जो स्टूडेंट्स के अर्निंग लाइफ को बढ़ाए, जो स्पेशलाइजेशन में मदद करे, जो रिकॉग्निशन में हेल्प करे और जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हमें बना पाए कि हम कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी काम अपना आगे बढ़ा सके एज पर आवर कोर एक्सपर्टीज। सो इस सोच से मैं आपके सामने अलग अलग वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एक अलग टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है। मैं चाहता हूँ आप कंस्ट्रक्टिवली अगर एनालिसिस समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, अपने व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ये ग्रुप में हम लोग अच्छे से डिस्कस करके एट द एंड विद इन सम डेज कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाकर और उसको आगे ले जाएं, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं अपने व्यू पॉइंट्स को कि क्या लिमिटेशंस हमें दिख रहे हैं इस न्यू सिलेबस में। ठीक है। सो दिखने में एक ज़रूर इसका अट्रैक्शन है कि यहाँ पर कुछ पेपर्स कम किए गए हैं, बट ओवरऑल वो कैसे एक स्टूडेंट को बेनिफिट कर रहा है, स्टूडेंट शायद नहीं समझ पा रहा है। वो सोच रहे सिर्फ कि बस सब्जेक्ट कम हो गया इसलिए अच्छा हुआ, बट वो सब्जेक्ट कम हुआ है कि बढ़ा है, ये क्लैरिटी अभी भी आपके आँख के सामने नहीं आ पाया है। तो वो इंटेंस डिस्कशन करने से ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए ये एजेंडा हम लोगों का बना हुआ है कि हम किसी को भी मलाइन किए बिना, किसी के भी इंटेंशन को खारिज किए बिना, हम क्यों ना आगे इस पे और डीप अंडरस्टैंडिंग बनाएं। सो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अभी न्यू सिलेबस के जो प्रपोजल इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, द प्रपोजल विच हैज़ रिलीज, जिसपे इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप कमेंट करो हमें। तो ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल में कमेंट करने के पहले मुझे लगता है कि और भी कई सारी चीज़ें जिसको खुल के बतानी थी, उसको अभी तक छुपा के रखा हुआ है। वो छुपा के रखने से हम क्या कमेंट करें? हमें आप जितना बता रहे हो उसके हिसाब से हम कमेंट जो कर देंगे, तो आप बोलेंगे हाँ आपने तो कमेंट किया, ओके ओके ओके, तो हम आगे बढ़ गए। बट ये तो क्लियर नहीं है ना कि आगे आप क्या और उसमें ऐड कर लेंगे, क्या उसमें डेप्थ ले आएंगे, फिर उसमें हमारा कमेंट का क्या अस्तित्व है। जैसे सबसे पहला, उसमें कहीं भी क्लियर नहीं है कि एग्जाम टर्म 2 होंगे कि 3 होंगे। बस बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का मन होगा तो वो बाद में 3 कर देगा। कौन से मंथ में करेगा ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। 2 है कि 3 है? 3 है तो विच मंथ्स विल बी द एग्जाम मंथ्स। अब ऐसे मंथ में एग्जाम रख देगा जब आपका बीकॉम से क्लैश हो जाता है, ऐसे मंथ में रख देगा जब आपका 11-12 का जो बोर्ड्स होता है उससे क्लैश हो जाता है, ऐसे मंथ में एग्जाम रख देगा जब आपको आर्टिकलशिप से छुट्टियां नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक पीरियड ऐसा होता है कि बाद में कुछ भी सरप्राइज आ जाएगा, हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि हो सकता है वो ये सोच समझ के करेंगे, बट जब तक आप हमें वो क्लैरिटी ना दें, हम कैसे कमेंट करें कि आपका सिलेबस हमें पसंद आ गया, आपका नया स्कीम हमें पसंद आ गया। ये नया स्कीम आंखों में धूल झोंक रहा है कि हम लोगों के बेटरमेंट के लिए है, वो जब तक इन सवालों का जवाब ना मिले, हम कैसे एनालाइज करें हमारे टाइमलाइन को कि हम कब सीए स्टार्ट करेंगे और हम कब खत्म करेंगे। हमारा बीच में टाइम वेस्ट होगा कि टाइम यूटिलाइज होगा। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है मंथ के क्लैरिफिकेशन से। तो मुझे नहीं मिला अभी तक ये क्लैरिफिकेशन, तो इसलिए मैं कैसे कमेंट बताऊं कि ये न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को बेटर करके देगा। हमारे एसजीसी में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, स्टूडेंट्स को हम लोग टाइमलाइंस बना बना कर बताते हैं जो हमारे पास कनेक्ट होते हैं कि भाई आपको अपना एग्ज़ाम ऐसे देना है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत सारे मेरे स्टडी प्लान के वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेंगे। पर्सनली भी हमारे काउंसलर्स यहाँ पे ट्रेन किए गए ये सब चीज़ को समझा पाने के लिए। अब पॉइंट ये है कि वो सब क्लैरिटी अभी हमारे पास ही नहीं आ पा रहा, हम लोगों के पास ही वो क्लैरिटी नहीं आ पा रहा। तो हम कैसे कमेंट करें कि न्यू सिलेबस बच्चों का टाइम सच में कम करेगा कि नहीं करेगा। सेकेंड नंबर, देर इज नो क्लैरिटी ऑन सिलेबस। कुछ पेपर्स को काटे गए हैं, कुछ पेपर्स को मर्ज किए गए हैं।
मर्ज करने के बाद आप सोचिए दो दो पेपर, अगर जैसे आपने सुना होगा कि एडवांस अकाउंट और अकाउंट मर्ज करके इंटर में अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट्स हो गया। एडवांस अकाउंट्स मतलब एक में दो का सामान आ जाएगा कि वो एक का ही सामान रहेगा, उसका डेप्थ कितना, तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई बच्चा कितना समय देगा, टू अंडरस्टैंड। अब जैसे एफएम के साथ एसएम है, तो एसएम भी वास्ट है और एफएम इतना वास्ट है मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो एफएम का मार्क्स 50 और एसएम का मार्क्स 50, तो एसएम में 50 मार्क के लिए जितना पढ़ते हैं एफएम में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। स्कोप ज़्यादा एफएम का भी है, आप फाइनेंस के स्टूडेंट है तो एसएम का भी अपना एक स्कोप है टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस फंक्शंस, बट एफएम का भी स्कोप है। तो उसका सिलेबस का ब्रेकडाउन नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं कि उस सिलेबस में आप जो पेपर को मर्ज कर रहे हो वो मर्ज करके हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाएंगे क्या। आप सोचिए, मैं जब SCMP पढ़ाता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि सर इतना इतना आप क्यों पढ़ाते हैं, हम लोग को शॉर्ट में पढ़ा दीजिए। आजकल सब कुछ सब चीज शॉर्ट में चाहिए। मतलब बच्चे ऐसे ऐसे भी बोल जाते हैं कि आप लोग भूल जाते हैं कि हम लोग 8 सब्जेक्ट है, आप लोग एक सब्जेक्ट में हम लोग को इतना डीप ले जाते हैं। अब पॉइंट इज सिलेबस ऐसा है तो हम क्या करें, हम कोई अपनी इच्छा से आपको डीप में लेके जाएंगे। सिलेबस बनाने वाले सोचते ही नहीं है इस बारे में, वो बस कंटेंट पे कंटेंट भर देते हैं और फिर क्वेश्चन किससे आएगा नहीं आएगा उसका भी कोई ट्रैक नहीं रहता। कब किससे कितना मार्क्स का आ जाएगा, कब किसी से क्या आ जाएगा, उसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं है। कोई एक टॉपिक से उठा के आपको 40 मार्क्स का पूछ देंगे, कभी किसी टॉपिक से जिसका डेप्थ इतना ज्यादा है सिलेबस में बट उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो ये एक विम्सिकल क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूट ने बात नहीं किया है कि हमारे जो करंट सिस्टम में समस्याएं हैं हम उसको सुधार रहे हैं, उसको हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारा जो एड हॉक सिलेबस बढ़ा देने का परंपरा चल रहा है, आरटीपी एमटीपी के थ्रू एड हॉक क्वेश्चन पूछने का परंपरा चल रहा है, चेकिंग पैटर्न में हमारा अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन आ नहीं पाया है, तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे हमारा स्कीम ही चेंज हो गया। तो भाई आप नए स्कीम में वो करंट प्रॉब्लम्स को भी तो सॉर्ट आउट करिए जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है दोस्तों। सो नेक्स्ट आ रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे भी क्लैरिटी नहीं है। बहुत जगह आपके लिखा हुआ है कि ऑनलाइन भी होगा फिजिकल भी होगा, दैट काउंसिल विल डिसाइड टाइम टू टाइम। ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, किस तरह से होगा, जो टीयर 2 टीयर 3 में एग्जाम देते हैं वो लोग कहाँ पे देंगे, वहां पे इंफ्रा ही नहीं हुआ तो कैसे होगा, फिजिकल होगा कि ऑनलाइन होगा अभी क्लियर ही नहीं है। इवन जो आपका ऑनलाइन मॉड्यूल है उसका भी एग्जाम किस तरीके से होगा, देर इज नो क्लैरिटी। ऑनलाइन मॉड्यूल का कोई क्लैरिटी नहीं है कैसे होगा वो एग्जाम। वो एग्जाम MCQ पास करने का अगर बात है तो बच्चे उस मोड में अगर घर से ही बैठ के देने का बात है तो आपको लगता है कोई सिंसियरली उसको पढ़ेगा, तो वो 4 सब्जेक्ट रखने का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, जब एग्जाम ही पास करना है सिर्फ तो कैसे भी कोई बच्चा पास करेगा, और अगर घर से ही करना है तो, और सेंटर में जाके करना है अगर वहाँ पे सीरियसनेस नहीं हुआ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं हुए, तो 4 पेपर तो वो ऐसे ही बच्चा निकालेगा, और जब ऐसे ही निकालेगा तो फिर रखने का मकसद क्या है, उसके लिए तो एक लोड है। वो अब फोकस करेगा आर्टिकलशिप पर कि बैठ के वो 4 मॉड्यूल पढ़ेगा। जब 4 मॉड्यूल को ऑनलाइन ही करना है तो उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इट्स बेटर दैट यू रिमूव दैट 4 मॉड्यूल्स ना, दैट इज बेटर। उससे कम से कम फ्री तो रहेंगे, फोकस्ड आर्टिकलशिप तो कर पाएंगे, फोकस्ड अपना बाकी 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन तो कर पाएंगे। वो 4 सब्जेक्ट को ऑनलाइन में कन्वर्ट करके रखने का मतलब क्या है, sheer waste of time, sheer, there will be serious lack of integrity in those examinations। बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप कुछ रोक नहीं सकते, चाहे आप नेगेटिव मार्किंग ले आइए चाहे जो ले आइए, बट बच्चे अपना जुगाड़ लगाएंगे, पास करने के लिए जुगाड़ लगाएंगे। ऑनलाइन में आप कितना सीरियसनेस ला पाएंगे इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे सामने कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट आता है, कई जगह फाइनल में लिखा हुआ है कि एग्जाम ओपन बुक होगा या रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक होगा इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब आप ये बताइए, ओपन बुक होगा रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक होगा। वो ओपन बुक सुनने में अच्छा लग रहा है कि रोट लर्निंग नहीं करना पड़ेगा, बट आपको मैं बता दूं जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं बच्चे, एक सब्जेक्ट को छोड़ दो अभी, इकोनॉमिक लॉ, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में ना ओपन बुक का कोई मायने नहीं है।
सारा का सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आता है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। हाँ चलो अच्छा है, रोट लर्निंग नहीं करना पड़ेगा, ओपन बुक है तो। बट रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का क्या मतलब है? और ओपन बुक मतलब अभी भी ये समस्या होती है, क्या इंस्टीट्यूट मैट इज इनफ, वेदर इंस्टीट्यूट मैट इज इनफ फॉर ओपन बुक? तो ओपन बुक का मतलब क्या है? मतलब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया हुआ है जैसे अकाउंट्स में और एफएम में, तो हम ओपन बुक लेके जाएंगे तो सम सॉल्व किया हुआ हम मार्किंग करके जाएंगे और उसको देख देख के सॉल्व करेंगे। किस डिग्री ऑफ पढ़ाई को हम लोग किस डिग्री तक याद रखें, किस डिग्री तक समझ के जाएं, किस डिग्री तक सिर्फ देख के जाएं, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ओपन बुक होने से एक एवरेज स्टूडेंट वो तो सोचेगा ही नहीं कि हमको कुछ याद रखना है। ये एवरेज स्टूडेंट का हमेशा माइंडसेट होता है कि हमको सबसे कम मेहनत करना है, तो कुछ याद रखना है ऐसा सोचेगा ही नहीं। आज का डेट में ओपन बुक एग्जाम में एक बच्चा मैक्सिमम 7 डेज पढ़ता है फाइनल लेवल में, और बोलता है कि हम बस अपना मार्किंग कर लिया, इंडेक्सेशन सजा लिया है, रटना मेरे को है नहीं, हम देख देख के चला जाएगा। तो क्या वही माइंडसेट से हम 6 का 6 सब्जेक्ट को पढ़ें? ओपन बुक होगा माने क्लैरिटी नहीं है, मतलब फिर ऐसा आप पेपर सेट कर देंगे कि बुक का कोई ज़रूरत ही नहीं है। किस तरह का क्या होने वाला है तो बहुत बड़ा एक अनसर्टेनिटी दिख रहा है। अब कल को इंटरव्यूज़ में बच्चे गए, सोचिए इंटरव्यू में क्वेश्चन तो पूछते ही हैं हम लोग, तो आप बोल देंगे हमारा एग्ज़ाम तो ओपन बुक था तो हमें तो कुछ याद नहीं है, आप पूछिए मत, आप हमें बुक दीजिए तो हम आपको खोज के आपको आंसर बता सकते हैं। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा क्या? इट कैन कम, नो बिग डील। हमारे जो स्टूडेंट्स के क्राउड हैं, आप अचानक से अभी करंट ओपन बुक को ही सेटल नहीं कर पा रहे हैं और आप 6 का 6 सब्जेक्ट को ओपन बुक बनाएंगे, उनको पढ़ना आता नहीं है अभी उस तरीके से। उसमें आपने वो बताया नहीं कि किस इंटेंसिटी से हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग को बिना याद रखे कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकता है, तो कितना याद रखना पड़ेगा? बस नो रोट लर्निंग रिक्वायर्ड, बट कितना डिग्री ऑफ लर्निंग करना पड़ेगा? ये ओपन बुक माने क्या? मुझे नहीं लगता कि ये ओपन बुक बहुत बड़ा कोई एक बून के जैसे आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बस चमकाने के लिए बता दिया है कि ओपन बुक है, और फिर पेपर तो ऐसा आप सेट कर देंगे जो कोई किताब में है ही नहीं। तो फिर ओपन बुक का मतलब ही क्या? तो इट्स बेटर कि स्टूडेंट को क्लैरिटी रहेगी तो वो अपना घर से पढ़ के आप बढ़िया से मैं अच्छा पेपर सेट करूंगा। ओपन बुक वन पेपर वॉज गुड, वाई टू हैव ऑल 6 पेपर्स एज ओपन बुक? एग्जाम हॉल में भी बोझा लेके जाओ, बैठ के खोजते रहो घुसते रहो घुसते रहो, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है। और मतलब क्या होता है ना, देखिए कोई भी फैसिलिटी देने से बच्चे कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, वो तुरंत सोच लेते हैं कि चलो अब ओपन बुक है अब तो पढ़ना ही नहीं है। अब वो एग्जाम हॉल में पैनिक कर रहा है। तो ये ओपन बुक बोलने से नहीं होगा, मुझे लगता है कि इस पर और क्लैरिटी चाहिए कि हम किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, इस तरह से पढ़ के आना है। और ओपन बुक को लेकर आप रिलैक्स मत होइए, मुझे तो घबराहट सी हो गई कि इसमें परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा बच्चों का। क्योंकि अगर ओपन बुक नहीं था तो आप पढ़ के जाते थे, मेहनत करके जाते थे, उस चीज़ को 4 बार घुमा के जाते थे। ओपन बुक होने से आप तो गिव अप कर देंगे, सर इतना पढ़ना ही क्यों? आप तो टीचर्स को भी चैलेंज करेंगे, पढ़ना ही क्यों है? आप अपने आप को चैलेंज कर देंगे, इतना हमको पढ़ना ही क्यों है? जब ओपन बुक है तुम किताब लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे परफॉर्मेंस गिरने का संभावना मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, एक टाइमलाइन होता है बच्चों का, ठीक है, जो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बना बना के दिखाते कि देखो तुम ऐसे यहाँ पे ये कर लेना ये कर लेना। हालांकि इंस्टीट्यूट से एक टाइमलाइन बना के दिया है, इस बार इन लोगों ने अपने सिलेबस में टाइमलाइन बना के दिया है। बट क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट देखिए आपको फ्रेंकली बताते हैं एंटी कोचिंग चलता है। कोचिंग वाले उनके नज़र में टेररिस्ट जैसे हैं जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये फैक्ट है, ये आप जिस भी प्रैक्टिशनर से बात कर लीजिए, ये एकदम फैक्ट है। उनके नज़र में कोचिंग वाले बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और हमें समझ नहीं आया कि इतना साल हम बच्चों को बिगाड़ बिगाड़ के आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि हमारे बच्चे उन वो सारे क्वेरीज का आंसर पा पाएँ जो इंस्टीट्यूट देने में सामर्थ नहीं है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें जिससे कि वो बच्चे जल्दी आगे बढ़ पाएँ। हाँ, उस मेहनत के पीछे ऑफ कोर्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, तो उसका एक फ़ीस भी चार्ज किया जाता है जो हम लोग कोर्स पढ़ाने के बहाने
ले लेते हैं और कोर्स में भी सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट से सब कुछ हैपेजर्ड हो जाता है। तो बच्चों को पढ़ने के समय एक सिंक्रोनाइज चीज़ चाहिए होता है, हम वो करते हैं। हम थोड़ी ना कोई उनका ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और ज़िंदगी हम ख़राब किए जा रहे हैं, और इतने साल से कोचिंग इंडस्ट्री वो वर्ल्ड वाइड चल रही है, कैसे हो सकता है? ख़राब करने नहीं आए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। हम लोग एक टाइमलाइन बना के देते हैं कि एक बच्चा जब क्लास 12 पास करेगा, तो पास करने के बाद वो टाइमलाइन इंस्टीट्यूट से भी आता है, आई विल नॉट डिनाई दिस, वो किस तरह से कितने स्टेजेस से गुजरते हुए सीए पास कर लेगा। जब आप ये टाइमलाइन बनाते हैं ना, तो हम लोग इसमें ये भी ध्यान देते हैं बच्चों के कि किस तरीके से उसको अपना सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है, उसका भी टाइम हम प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप के साथ बताएं। सब्जेक्ट प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस, हम ये भी उनको समझाते हैं, और एक एक सब्जेक्ट की इंटेंसिटी के हिसाब से उसको बताया जाता है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट को इतना समय पढ़ना चाहिए। उसका फिर रिवीजन पीरियड होता है ओवरऑल। जैसे इंटर में हम लोग बोलते हैं 3 महीना लगता है दोनों ग्रुप को रिवाइज करने में, फाइनल में दोनों ग्रुप को रिवाइज करने में 6 महीना लगता है आज का सिलेबस के हिसाब से। कल अगर 6 पेपर हो जाएगा तो 1 महीना और कम कर दीजिए या प्रोपोर्शनेट कर लीजिए, वो अलग बात है, बट उसको कंसिडर करके टाइमलाइन इंस्टीट्यूट नहीं बनाता। इंस्टीट्यूट टाइमलाइन बनाता है बस कि बस ये स्टडी पीरियड दे दिया कर लो। उस स्टडी पीरियड में सब्जेक्ट प्रिपरेशन, सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस, रिवीजन पीरियड, ये सब हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है, हम लोग कर रहे हैं। बट अभी हम जब ये टाइमलाइन बनाने जा रहे हैं ना आपका, तो मुझे कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में। कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। आपको दिखाया जा रहा है कि 6 महीना पहले आप सीए बन जाएंगे, बट सीए 6 महीना पहले आप नहीं बन पाएंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एवरेज बच्चों के केस में तो और 6 महीना डिले होने का संभावना है। कैसे, मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, आपको बने रहना पड़ेगा हमारे वीडियोस में। तो मैं आपको पूरा एक एक करके एनालिसिस समझा दूंगा। एक वीडियो में सारा नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऊपर से चला जाएगा। धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियोस में मैं आपको सारा एनालिसिस समझा दूंगा, आप उसको बस ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सब समझाऊंगा, फाउंडेशन में क्या हुआ, इंटर में क्या हुआ, आर्टिकलशिप में क्या हुआ, फाइनल में क्या हुआ, और फिर मैं आपको लास्ट में एक बहुत बढ़िया एक आउटलाइन भी बना के दिखाऊंगा कि इस तरह का सिलेबस होना चाहिए था इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो एक बच्चों को कैसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकता है। सिलेबस मतलब स्कीम होना चाहिए था, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने सोचा ही नहीं है। वो मैं लास्ट में लेकर आऊँगा, बट पहले आपको बता देता हूँ इंट्रिकेसीज की क्या क्या मिसिंग मुझे दिख रहा है। सो मुझे और भी कई सारी बातें करनी है, बट एज यू नो मैं सारे के सारे बात एक वीडियो में नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये 5 चीज़ पे क्लैरिटी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं जजमेंट करने में दिक्कत हो रहा है कि न्यू सिलेबस बेटर है कि नहीं है। और इनफैक्ट हो सकता है क्लैरिटी आ जाए तो हम और अच्छा सोच पाएँ, बट इस तरह से जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि ये नया स्कीम है और उससे आप लोग सोच रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुझे जच नहीं रहा। जस्ट वो 2 सब्जेक्ट कम होने के कारण आप सोच रहे हैं आसान हो गया चीज़, बट मुझे तो वो 2 सब्जेक्ट कम होने के कारण और कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, क्योंकि नाम के लिए उसको पेपर से हटाया है, ऑनलाइन में मोड कन्वर्ट कर दिया, तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, किस तरह का पेपर होगा, कितना सीरियसनेस उसके प्रति इंस्टीट्यूट का रहेगा, दीज आर ऑल क्वेश्चनेबल। देर आर मेनी अदर hidden things which I want to discuss further with you. If you have any views, let me know in comments or in this Telegram group which we have created to specifically discuss about it. So you also invite your other friends to join this discussion to understand the intricacies. All right. So by the end of this series of videos, we will come to one beautiful syllabus which should be created by the institute to make you more globally competitive. I will show you that, but before that we need to understand the loopholes, right? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बने रहिए।